नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, रिडॉक्स बैलेंसिंग का क्वेश्चन है बेटा। S8 बेसिक मीडियम में सल्फाइड और थायोसल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये देखिए S8 कन्वर्ट हो रहा है S2 माइनस और S2 माइनस इसमें, ठीक है, S2O3 2 माइनस में। तो पॉइंट ये आता है कि आपको इसको बैलेंस करके फॉर S8 आपको C की वैल्यू बतानी है। C इज द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू S8 हम लोग ये C की वैल्यू ले आते हैं। देखिए कैसे बैलेंसिंग से, सिंपल है। ये ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये -2 और ये एवरेज +2। तो ये जो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, ये 2 का चेंज हो रहा है, और यहाँ जो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, ये भी 2 का ही हो रहा है, ठीक है, हाफ। अब देखिए, तो अभी मैंने क्या लिखा, दोनों ही जो दोनों ही सल्फर एक एक ले लिए हैं, ठीक है। तो एसिड से ही रिडक्शन भी हो रहा है, एसिड से ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है? यस, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। तो फिर हम लोग एक काम करेंगे, एसिड 2 अलग अलग रिएक्शन लेके इनको अपन बैलेंस कर देते हैं। ये देखिए S8 से S2 माइनस 1/8 लगा दूं, ये कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और ये बैलेंस है। इसी के साथ सेकेंड रिएक्शन S8 S2O3 2 माइनस, ये S8 अगर होता है तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना? ये देखिए 2 सल्फर हैं तो ये +2, तो यहाँ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने चाहिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। 2 सल्फर 0 से +2 में जा रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब इस रिएक्शन को हमें पूरा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ C पूछ रहा है, ठीक है ना। और अगर पूरा भी बैलेंस करना हो तो कर लेंगे। ध्यान से देखो कि अगर हम इसमें, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक काम करते हैं, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 1/4 S8 प्लस 1/4 S8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखो कितने हो गए, ये लेफ्ट में 4 और राइट में भी 4। इसके बाद यहां बनेगा 2 सल्फाइड प्लस S2O3 2 माइनस। बाकी का जो काम है, अब देखो सल्फर अगर हम यहां ध्यान से देखें तो ये हाफ हो गया, हाफ S8, ठीक। इससे ये पूरा बन रहा है। तो बेटा S8 से क्या बनेगा? फिर इसी को बैलेंस करें, S8 से 4 सल्फाइड बन जाएंगे और 2 थायोसल्फेट बन जाएंगे। O3 2 माइनस, ये बन गए। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई एसिड के रिस्पेक्ट में C की वैल्यू बतानी है आपको, तो वो तो ये आ ही गई। ये देखिए C = 4। और अगर पूरा बैलेंस करना है तो बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस कर लीजिए। सिर्फ मीडियम बैलेंस करना है। कैसे? ये बेटा ऑक्सीजन है 6 राइट में, तो आपको लेफ्ट में लगाने पड़ेंगे 6 वाटर। ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। राइट में 6 ऑक्सीजन, लेफ्ट में 0 ऑक्सीजन, तो 6 वाटर लग गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप मीडियम लगा लेंगे। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इन सब की कोई जरूरत नहीं है, आंसर पहले ही आ चुका है, C = 4। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स का एक और क्वेश्चन आ गया है। कैलकुलेट टाइम टेकन इन सेकेंड्स फॉर 40% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट इज दिस। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है थोड़ी सी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा इक्वेशन होती है KT = 2.303 अपॉन log 100/100 माइनस x। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए x% डिकम्पोजिशन के लिए है, x% डिकम्पोजिशन। और आपको कितना % डिकम्पोजिशन कराना है? 40%। तो
40% decomposition is 2.303 upon k log 100 upon 100 minus 40. 2.303 upon 3.3 10 raised to power minus 4. हो सकता है जिन बच्चों ने ये आंसर बताया हो, ये लिख देता हूं मैं 100 अपॉन 60. तो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन हमें बताया हो, ये हो सकता है कि इसमें रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बहुत अजीब सी देखो है, तो हो सकता है कुछ बताने बच्चे गलती भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1535.3 आएगा. इसको सॉल्व करने पर जो टाइम आएगा वो आएगा 1535.3 सेकेंड्स. ठीक, अगर डेटा कुछ और होता है तो आंसर चेंज हो सकता है, बट प्रोसीजर यही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम इज 100. एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 100. ठीक है, टेम्परेचर 300. थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन चैप्टर का क्वेश्चन है, आपसे डेल्टा जी रिएक्शन की वैल्यू पूछ रहा है -XR के टर्म्स में 1 atm प्रेशर पर. ठीक है, 1 atm या 1 बार प्रेशर पर जो डेल्टा जी होता है वो बेसिकली डेल्टा जी नॉट होता है. तो ये आपसे क्वेश्चन में इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट ही पूछना चाहता है, लेकिन उसको जैसा कि बच्चों ने बताया डायरेक्टली ना पूछ के इसको बोलना चाहिए था कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, बट इसने क्या किया 1 atm बोल दिया है. ऐसा बच्चों ने बताया 1 atm है, वैसे मोर करेक्टली 1 बार होना चाहिए, लेकिन 1 atm भी दिया है तो भी हम इस क्वेश्चन में यही करेंगे. ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. -R इंटू वैल्यू 300 इंटू ln 10 की वैल्यू 2.3 है, तो ln kp अगर मैं यहां लिखूंगा ln 100 तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा -300R इंटू 2.3 log 100, और log बेस 10 100 आप जानते हो 2 होता है, तो फाइनली ये आएगा -300 इंटू 2.3 इंटू log 100 बेस 10 की वैल्यू 2R. इस पूरे को मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा -1380R, और क्वेश्चन में बोला है -XR, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1380 अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन बाय द स्टूडेंट्स. तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 24. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ रिएक्शंस दी हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन के चैप्टर का क्वेश्चन है. वैसे फंडामेंटल तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. कॉपर और अमोनिया, इसका K1 दिया हुआ है. दूसरा अमोनिया एज अ लीगेंड कनेक्ट होता है तो K2 दिया है. थर्ड अमोनिया एज अ लीगेंड कनेक्ट होता है तो K3 दिया है, और फोर्थ अमोनिया कनेक्ट होता है तो K4 दिया है. तो अगर मैं इन सारी रिएक्शंस को बेटा ऐड कर दूं तो देखो ये 1 ये कैंसिल, ऐड करने से ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचेगा कॉपर प्लस 4 अमोनिया CuNH3 होल 4 2 प्लस. इसके लिए ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको आप बीटा 4 कहते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT, वो होगा K1 K2 K3 K4. इन सबको मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, लेकिन आंसर पूछा नहीं है, ये पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस, यानी आपको इसकी रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है. रिवर्स रिएक्शन, और इसकी रिवर्स रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा 4. सॉल्व करेंगे इसको तो ये वैल्यू आएगी 1.26 10 रेज़ टू पावर -12, और इसने बोला है कि आप ये जो कांस्टेंट है इसको x इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 के टर्म्स में कन्वर्ट करिए. कर दिया तो जो x की वैल्यू है वो 1.26 है.
x की वैल्यू 1.26 है। बट द पॉइंट इज, बच्चों का ये कहना था कि क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चन पेपर था उसमें इंस्ट्रक्शन थे कि आंसर इंटीग्रल होंगे। अब इंटीग्रल होंगे, अब इसका आंसर तो 1.26 आ रहा है। तो ये हो सकता है कि मेमोरी बेस्ड ने बच्चों को बताने से कोई डेटा कुछ मिस हो गया हो, कोई डेटा चेंज मतलब रियल पेपर में कुछ और हो, यहाँ बच्चों ने कुछ और हमें बताया हो। बट इट्स ओके, अगर ये डेटा रहता है तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा और आंसर 1.26 आएगा। अब आपको इसको नियरेस्ट इंटीजर में अगर भरना है तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि 1.26 के नियरेस्ट इंटीजर तो 1 ही है। तो अगर इन्होंने एनटीए वालों ने पेपर में यही डेटा दिए हैं तो आंसर 1 आना चाहिए, और अगर बच्चों के बताने में कोई डेटा मिस्टेक हो गई है तो आप इसी प्रोसीजर से अपना आंसर निकाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। CH2ClCOOH is dissolved in 500 ml of water and depression freezing point of solution is 0.5. Find percentage dissociation of acid. ये एक एसिड है बेटा, ठीक है, और इसका परसेंटेज डिसोसिएशन अपने को देखना है। तो पॉइंट क्या आता है, सॉल्यूशन के चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले Cl CH2 COOH, Cl CH2 COOH माइनस प्लस H प्लस, क्योंकि आयनाइज होगा T इक्वल टू 0 पर 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर हो गया बेटा 1 प्लस अल्फा, ठीक है। थोड़ा सा कंपाउंड डिसोसिएट होने वाला है, आयनाइजेशन होगा, और परसेंटेज आयनाइजेशन पूछ भी रहा है। अब आप सॉल्यूशन का यूज करेंगे, माइनस डेल्टा TF विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। I की वैल्यू 1 प्लस अल्फा है, KF मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया है 1.86, और M इज द मोलैलिटी, तो मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी इस क्वेश्चन में कुछ मास दिया हुआ है इस सब्सटेंस का, जो कि यहाँ पे अभी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो मास कुछ तो इसके मोलर मास के टर्म्स में ही ऐसा कुछ याद आ रहा है, बच्चों ने बताया था। तो Cl2ClCOOH, तो ये जो इस कंपाउंड के जो मोल्स है ना वो अराउंड 0.1 आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन बाय द स्टूडेंट्स। इस कंपाउंड के मोल्स 0.1 आ जाते हैं, तो जो मोलैलिटी है वो 0.1 अपॉन 0.5 यानी कितनी हो जाएगी 1/5। इसको आप यहाँ यूज करेंगे 1 प्लस अल्फा 1.86 इंटू 1/5। इसको सॉल्व करने पर अल्फा का आंसर 0.075 के आसपास आ रहा है, और आपसे पूछा है परसेंटेज आयनाइजेशन। तो परसेंटेज आयनाइजेशन के लिए आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फॉर परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7.5 इज द आंसर अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, और अगर बच्चों के अकॉर्डिंग जो डेटा हमारे पास आया है और एक्चुअल पेपर में डेटा में कोई मिसमैच होता है तो प्रोसीजर क्वेश्चन का यही रहेगा, बस आंसर में करेक्शन हो सकता है। तो क्योंकि न्यूमेरिकल है और डेटा पूरा है भी नहीं इस सवाल में, तो प्रोसीजर मैंने आपको ये बता दिया है। मोलैलिटी को सब्स्टिट्यूट किया, I की वैल्यू ये रही, इसको सॉल्व करके अल्फा आ गया, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और हमें बताना है फाइनल परसेंटेज डिसोसिएशन जो कि 100 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सबसे सिंपल क्वेश्चन पूरे पेपर का ऐसा लगता है मुझे, सॉलिड स्टेट के चैप्टर का क्वेश्चन है और उसमें पूछा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए, तो ये आंसर होता है 8। हम लोग इसको समझाते भी हैं लेकिन सब बच्चों को ये याद रहता है, फैक्चुअल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाउ मेनी आर एम्फोटेरिक इन नेचर। कौन कौन से इनमें कंपाउंड एम्फोटेरिक हैं,
बेरिलियम, इनके हिसाब से बेरिलियम के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एस ब्लॉक में ये फैक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, एस ब्लॉक के चैप्टर का क्वेश्चन है। आंसर इज 2, 2 ही आंसर इसमें करेक्ट हैं। बाकी दोनों जो हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही बेस हैं, बेसिक हैं, और बेरिलियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक हैं। नाउ 29th मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर का क्वेश्चन है 4.5 ग्राम solute having molar mass 90 ग्राम पर मोल is dissolved in water to make 250 ml solution। तो मोलरिटी पूछ रहा है, तो पहले हम मोल निकाल लें। मोल ऑफ solute 4.5 अपॉन 90, 90 इज द मोलर मास, 4.5 इज द मास, तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन 20, ये 20, ठीक है। उसके बाद मोलरिटी जो होती है वो होती है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, 250 ml है तो 0.25 लीटर, सो इट इज 4 अपॉन 20 यानी 1/5, ठीक है। तो मोलरिटी हो गई 0.2। अब वैसे तो ये भी इंटीजर नहीं है, तो आंसर किस तरह से पूछा है ये बच्चों के बताने में और एक्चुअल पेपर में कुछ मिसमैच हो सकता है। क्वेश्चन ये है तो प्रोसीजर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर का क्वेश्चन है, दे ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है। मास ऑफ लिथियम 3+ इज 8.33 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। lithium 3+ and proton are accelerated through same potential, okay, potential difference, the ratio of de Broglie wavelength। मैं आपको याद दिला दूं, de Broglie wavelength का एक फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं मास और काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, वो ये होता है, ये रहा, ठीक है। तो इसमें मास भी आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है, लेकिन अब आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी का क्या यहाँ यूज है, तो बेटा ऐसा है, चार्ज पार्टिकल को अगर काइनेटिक एनर्जी देनी हो, दौड़ाना हो, तो उनको एक्सेलरेट किया जाता है किसी पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल से कर दिया, वो पोटेंशियल है v। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी Q इंटू वी। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी हो जाती है, हो गई। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अब H अपॉन 2mQV। तो हमें लिथियम देखो लैम्डा Li3+ अपॉन लैम्डा प्रोटॉन। Li3+ के लिए देखो H तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 लिथियम 3+ का मास 8.33 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, तो मैं यहां अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं मास ऑफ लिथियम 3+ और मास ऑफ प्रोटॉन। ये कहना चाह रहा है कि अगर ये मास x है तो ये मास कितना है 8.33x। तो प्रोटॉन का मास अगर x है तो लिथियम 3+ का मास 8.33x है, यहां पे 8.33x लगा देते हैं, इनटू लिथियम 3+ का चार्ज 2e और पोटेंशियल v, 2 ये फैक्टर मास आ गया, उसके बाद Q 3e, 2e नहीं 3e, और थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूं, हाँ 3e और v पोटेंशियल डिफरेंस। अब प्रोटॉन के लिए H अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन x माना था, तभी तो लिथियम 3+ का मास 8.33x था, इनटू प्रोटॉन का चार्ज e और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस v। तो आप देख सकते हैं इसमें से कई सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, h कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, x e और ये v ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा बेटा 1 अपॉन 8.33 इंटू 3, और ये होता है 1 अपॉन √25 अप्रोक्सीमेटली, दिस इज 1/5। इसने बोला है कि ये जो रेशो है ये
x इंटू 10⁻⁻1 है, और अगर हम देखेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻1, 1/5 2 इंटू 10⁻1 0.2 होगा ना। तो फिर x की वैल्यू क्या हो गई 2, तो इसका आंसर हो गया 2। तो ये हो गए सारे क्वेश्चंस। मैं आपको याद दिला दूं कि बच्चों ने जैसा भी हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशंस हैं। अगर एक्चुअल पेपर में और बच्चों के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस में कुछ डेटा या कुछ कॉन्सेप्चुअल मिसमैच होता है तो आंसर निकालने के तरीके यही हैं, लेकिन आंसर चेंज हो सकता है। ऑल द बेस्ट आप सभी को।